जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जे के एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसको हमने नाम दिया है फाउंडेशन इकोनॉमिक्स कोर्स के नाम से। फ्री ऑफ एनी कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरी सीरीज़। तो यहाँ पर हम आज दूसरा लेक्चर लेने वाले हैं जो कि एसएसबी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या क्लास 12th 11th के स्टूडेंट्स आप हो और इकोनॉमिक्स में आपकी पकड़ नहीं है तो आप बेसिक से इकोनॉमिक्स हमारे साथ सीख सकते हो। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है और इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। आज हम यही मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी वो भी समझने की कोशिश करेंगे और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है वो भी समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये एक फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ से आपका कॉम्पिटिटिव लेवल से जो भी क्वेश्चन बनता है वहाँ पर मैं मार्क करवा दूंगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स भी यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा, जो कि अगर आपके क्लियर होते हैं तो आप कोई भी स्टेटमेंट को एग्जाम में आसानी से सही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, सही तरीके से चूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो वर्ड माइक्रोस्कोप से आप याद रख लेना। माइक्रोस्कोप जब आप याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं और उनकी पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। छोटी चीजों को, छोटे तो मीन्स माइक्रो मीन छोटा, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन जब पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को समझने की का साइंस है, ठीक है। वो चीज़ आपको समझ में आ गया था क्यों बिहेवियर स्टडी करने को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो फिर उसके बाद हमने अच्छी डिफिनीशन भी बताई थी कि किस तरीके से हम एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज के। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनको किस तरीके से बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कंज्यूमर्स में, तो वो चीज़ हमने आसानी से समझ रही थी। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। यहाँ पर वर्ड इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल को आपको हाईलाइट करना है, इंडिविजुअल याद रखना है। मतलब के आसान भाषा में अगर कहेंगे, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं इसमें हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर देखेंगे तो वो हम इंडिविजुअल लेवल पे ही देखते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हमें कोई भी चीज़ देखना है विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ये बात आपको पता ही है। तो हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, मतलब किस तरीके से एलोकेट किया जाता है एमंग वेरियस इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं। तो अब इसमें एग्जाम्पल अगर बता देंगे, या जिसको हम मतलब एजेंट्स भी कह सकते हैं, तो इसमें आते हैं कंज्यूमर्स आती है, फर्म आती है और फैमिली आती है, ठीक है। फर्म और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है, नीचे 2 लाइनें आप ज़रूर कमेंट में भर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल मास्टर को पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा, लेकिन कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, तो ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोटा मोटा आपको बता दिया। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म डेफिनेशन और इसके फादर के रिलेटेड, तो वो चीज़ हमने आपको बता दी। यहाँ पर अब अगर बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये होती है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेटेड वेरिएबल्स। मतलब अब इसमें अगर एक इंडिविजुअल को स्टडी करते थे तो इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ देखते हैं, जैसे कि रीजनल लेवल पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर हम उनके किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम किसी भी मतलब नेशनल लेवल पे किसी भी एस्पेक्ट को, इकोनॉमी की किसी भी एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा कि हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एमंग
अमंग एग्रीगेटेड ग्रुप। ठीक है, मतलब एग्रीगेटेड ग्रुप आपका एक विलेज भी हो सकता है, आपका एक टाउन भी हो सकता है, आपकी एक कंट्री भी हो सकती है, यानी कि आपकी एक स्टेट भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि इसमें बड़े बड़े इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर बता दूं अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट एक अब मतलब पर्टिकुलर इंसान से हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट पूरे स्टेट की देखी जा सकती है, पूरे नेशन की देखी जा सकती है, या पूरे वर्ल्ड की देखी जा सकती है। तो ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये एग्रीगेटेड वैल्यू हमें देखना पड़ता है। तो ये एग्रीगेट जहाँ पर आता है वहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। और पॉवर्टी का कंसेप्ट है हमारे इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के रिलेटेड। इसके बारे में आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये सारी चीज़ें जो आती है जो हम एग्रीगेट ग्रुप के लेवल पर स्टडी करते हैं तो इनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड, ये जो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड जो होती है, मतलब हम पूरे ग्रुप को देखते हुए जो भी इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करेंगे तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को में कंसिडर करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब आपको पूरी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा दूंगा जिससे आपको पूरी तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है जो कि आपको इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के रूप में या किसी भी एग्जाम के रूप में। देखो यहाँ तक आपको डेफिनेशन क्लियर होने की, ये आपके लिए कंसेप्ट है। कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो चीज़ भी मैं आपको यहीं पर हिंट देते रहूँगा, आप नोट करते जाइए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक साइड से लिख लिया हमने और मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरे साइड से। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखते हुए 2 4 5 6 पॉइंट को स्टडी करेंगे, आपको पूरी तरीके से हर कोई पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएगा और पूरी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, मतलब आपको इंडिविजुअल लेवल पे ही कोई भी चीज़ डिस्कस करना होता है। यहाँ पर आपको एग्रीगेटेड इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग, आपको पूछेंगे कि ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो मोटा मोटा डेफिनेशन में ही है, ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल बता दी, कंज्यूमर होता है, फर्म होती है, फैमिली होती है। यहाँ पर आप इंडस्ट्री वगैरह को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये रीजनल लेवल पे हम लेते हैं, नेशनल लेवल पे लेते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अप्लाइड इन इंटरनल इश्यूज, तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा पॉइंट ये है कि इंटरनल इश्यूज जो कि एक व्यक्ति के मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए जो कि एक पर्सनल इंटरनल यूजेस जिनको हम बोलते हैं, पर्सनल या इंटरनल किसी भी इंडिविजुअल के इश्यूज जो होते हैं, अगर हम उनको स्टडी करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज को देखा जाता है। एनवायरमेंट यहाँ पर वो नहीं कि बायोडाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट नहीं है। एनवायरमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो किसको कहते हैं। एनवायरमेंट यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर मोटा मोटा अगर कहा जाए तो आप एक मतलब स्टेट को भी एनवायरनमेंट कह सकते हैं। ये क्यों, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं वो इकोनॉमी के एनवायरनमेंट में आते हैं। तो ये वो वाला एनवायरनमेंट नहीं है, आप मान लीजिए कि इर्द गिर्द किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और यहाँ पर एक्सटर्नल इशू जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, वैसे वैसे इश्यूज को कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पर इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ पर एग्रीगेटेड डिमांड, एग्रीगेटेड सप्लाई जैसे इश्यूज को कंसिडर किया जा सकता है। ये आप याद रख लीजिए, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मतलब एग्जाम पॉइंट से बन सकता है। अगर किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछा तो यहाँ पर हम इंटरनल इश्यूज को पे अप्लाई होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज पे अप्लाई होती है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई होती है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, मतलब ग्रुप की डिमांड और ग्रुप में ही सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल की डिमांड होगी, इंडिविजुअल की सप्लाई होगी। अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, डिमांड और डिजायर में क्या फर्क है नीचे
कमेंट सेक्शन में आप भर दोगे। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपने लिख लिया होगा कमेंट सेक्शन में एक एक लाइन। देखो जितना भी आप सभी लोगों को मतलब टाइम अगर आपके पास होगा, आप वीडियो देख रहे हो, 1 सेकंड भी नहीं लगता, मतलब 2-3 सेकंड में आप एक एक मतलब लाइन सारे लिखोगे। देखो 50, 60, 100 कमेंट्स अगर होंगे, फिर कोई बच्चा आता है वो कमेंट्स को भी पढ़ लेता है, जिससे आपकी भी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, हमारी भी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है। इससे हमारा गिव एंड टेक प्रोसेस बन जाता है। तो कमेंट करना जरूर करिए, किसी भी वीडियो को देखोगे तो कमेंट किया करो, कुछ भी बोला करो। बी एमंग मतलब उन लोगों में से रहो जो बोलने वाले होंगे, उनमें मत रहो जो हमेशा चुप रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पर्टिकुलर वेरिएबल्स मतलब पर्टिकुलर वेरिएबल स्टडी और अदर वेरिएबल कांस्टेंट, मतलब ये चीज आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अब हम यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के किसी एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। मान लो इंडिविजुअल के मतलब इंडिविजुअल के किसी भी एस्पेक्ट को, आप कोई भी एस्पेक्ट उठा दीजिए इंडिविजुअल डिमांड के रिलेटेड या इंडिविजुअल सप्लाई के रिलेटेड। मान लो मुझे चावल चाहिए, तो मेरी इंडिविजुअल डिमांड क्या है? चावल है, ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। कितना है? 5 kg मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। किसी की 6 kg हो सकती है, किसी की 7 हो सकती है। जिस हिसाब से इंडिविजुअल होगा उस हिसाब से उसकी डिमांड होगी। अब मेरी डिमांड जो है वो 5 kg की है, ठीक है। ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है, किस रिगार्डिंग? चावल के रिगार्डिंग। ये मैंने इंडिविजुअल मतलब एस्पेक्ट लिया। तो इसको स्टडी करने के टाइम हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मैं इस चावल को ही खाली स्टडी करूंगा, ये मेरे लिए वेरिएबल रहेगा। लेकिन इसके इर्द गिर्द मतलब मेरी शुगर की डिमांड क्या है, मेरी अदर थिंग्स की डिमांड क्या है, उन सारी चीज़ों को हमें स्टेबल रखना पड़ता है। यानी कि उन सारे को हमें मतलब कॉन्स्टेंट लेके चलना है। मतलब उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें नहीं देखना है, हमें एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को यहाँ पर स्टडी करना है। तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर वेरिएबल की स्टडी होती है, और अदर वेरिएबल्स को हमें स्टेबल रखना पड़ता है कि मेरी और क्या डिमांड्स है वो कंसिडर नहीं की जा सकती है। यहाँ पर पर्टिकुलर डिमांड ही कंसिडर की जा सकती है, अदर डिमांड्स को हमें नहीं देखना है। या अगर हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलरली उसी चीज़ के बारे में फोकस रहना है, और चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है। यहाँ पर ऑल वेरिएबल्स आर स्टडीड साइड बाय साइड। जितने भी एस्पेक्ट्स, मान लो हम पॉवर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, अब पॉवर्टी किन चीज़ों से हो सकती है, किन चीज़ों से रोक सकते हैं, इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है, किस तरीके से पॉवर्टी बढ़ी है, हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, हमारा पर्टिकुलर हमारा व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल के मतलब एस्पेक्ट से हम पॉवर्टी को किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट किस तरीके से रोल कर सकता है, और बाकी चीज़ें जो भी जितने भी इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हमें साइड बाय साइड लेके चलना पड़ता है। ये बात ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पर स्कोप एट इंडिविजुअल लेवल होता है, यहाँ पर स्कोप एट एग्रीगेटेड लेवल होता है, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर लिमिटेशंस का भी पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था, दैट इज वाई आई एम मेंशनिंग दिस पॉइंट नंबर 7 हियर। लिमिटेशन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, इसमें अनरियलिस्टिक एजम्पशंस होते हैं। ये जो मैंने यहां पर बताया ये एजम्पशन है, एजम्पशन, ठीक है। एजम्पशन जिनको हम मान के चलते हैं, जो चीज़ें हम कॉन्स्टेंट्स लेके चलते हैं ना किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, तो इनको हम एजम्पशंस कहते हैं। और इसमें जो एजम्पशंस होते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब हम एक टाइम पे एक ही चीज़ को स्टडी करते हैं, लेकिन ये चीज़ आया कहाँ से, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं, मतलब दूसरी चीज़ों से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते। यहाँ पर तो करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई कि इसमें अनरियलिस्टिक एजम्पशंस होती है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, दैट ये पॉइंट समझाने के लिए यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। और ये पॉइंट जब आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए कि इसमें मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेशन क्या होते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, मतलब इसमें फैलेसी ऑफ कंपोजिशन असल में क्या होता है। कल भी मैंने एक टर्म ऐसी ही बताई थी, लेजी फेयर इकोनॉमी। लेजी फेयर इकोनॉमी
का कंसेप्ट किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होता है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अब होता क्या है? व्हाट इज ट्रू फॉर एग्रीगेट मे नॉट बी ट्रू फॉर इंडिविजुअल। मतलब अगर हम पूरे कंट्री को देखेंगे कि कंट्री में हर किसी को 5-5 किलो चावल लगेंगे, अब कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो दिन में 6 किलो खाता है, तो उसके लिए जो एग्रीगेट के लिए ट्रू था, ऑन एन एवरेज में जो एस्पेक्ट हमारे पास ट्रू रहता है वो पर्टिकुलर के लिए नहीं भी ट्रू हो सकता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हर किसी पे लागू होता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो 3 बार खाना खाता है। अब 3 बार खाना खाएगा तो उसको ज़्यादा डिमांड होगी, उसकी ज़्यादा जब डिमांड होगी तो एग्रीगेट के लिए जो ट्रू था वो इंडिविजुअल के लिए ट्रू नहीं रहता है। दैट इज फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि इसकी लिमिटेशन क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, और लिमिटेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है? अनरियलिस्टिक अप्रोच। अगर आप यहाँ तक भी अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो बनती है। ये पॉइंट अगर आपने नया सीखा है, मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपने नया सीखा, ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन और अनरियलिस्टिक एजप्शंस के बारे में। अब यहाँ पर कंक्लूजन की अगर बात करेंगे तो बोथ आर कंप्लीमेंट्री। मतलब अगर हमें ये स्टडी करना है तो हमें इनके एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी है। अगर हम ये स्टडी करनी है तो देखो, ये जो माइक्रो है ना, ये एस्पेक्ट जो है ये ऑर्बिटरली है। जब भी हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करने होते हैं तो इस तरीके से नहीं करते हैं। ये ऑर्बिटर, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जब है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में असल में क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो आगे जाके आपको पता चलेगी। ये आपकी मैं बेस बना रहा हूं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ ही चलाया जा सकता है। जब हमें ये पता होगा तब ये होता है, ये इन दोनों का कंक्लूजन है। तो बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत ही जरूरी चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी लिखा। अब ये इकोनॉमी सर क्या होता है, अब इस पे बात करते हैं। इकोनॉमी क्या होता है असल में? इस तरीके से पूरी तरीके से आपको ये बात पता होनी चाहिए इकोनॉमी क्या होता है। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेते हैं इकोनॉमी को समझने के लिए। तो अब इकोनॉमी क्या होता है, मोटा मोटा अगर कहा जाएगा तो इकोनॉमी एक कंट्री होती है या एक स्टेट होती है। अब इस बात को समझते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि इकोनॉमी एक कंट्री को कहा जा सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सर बता दीजिए असल में डेफिनेशन क्या होती है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री वेयर ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और ट्रेड टेक्स प्लेस। तो आप याद रख लीजिए, किसी भी मतलब जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया की अगर हम जियोग्राफिकल बाउंड्री देखेंगे, मान लो अगर आप इंडिया का मैप देखते हो, इस तरीके से है कुछ, तो ये आपने इंडिया का मैप देख लिया, ठीक है। इंडिया का मैप जब आपके पास होगा तो आप कंसिडर कर लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये आपका इंडिया का मैप है। अब इसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री पे यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर मतलब नेपाल है, यहाँ पर बांग्लादेश है। इस तरीके से आपको पता है कि ये इसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री है इंडिया की, ठीक है। अब ये जब इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर प्रोडक्शन होती है, मतलब चीज़ों को बनाया जाता है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है, और चीज़ों के आपस में ट्रेड भी होता है। मतलब एक चीज़ किसी और मतलब एक चीज़ और दूसरा चीज़ आपस में ट्रेड किया जा सकता है, और यहाँ से यहाँ चीज़ें बेची जाती है, वापसी में पैसे मिलते हैं, कुछ भी मतलब जो भी होता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, जब इकोनॉमी का कंसेप्ट नहीं था तो हम क्या करते थे, हम चीज़ें एक्सचेंज करते थे। मतलब आपने मुझे गेहूं दे दिया और मैंने आपको चावल दे दिया, और किसी और ने कुछ और दे दिया, किसी और ने यहाँ से कुछ और चीज़ दे दिया। जब चीज़ों का एक्सचेंज हुआ करता था किसी टाइम में, मतलब एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता था, यह आपके लिए क्वेश्चन है। जिसको पता है वो कमेंट में भर देगा, मैं अभी आपको आंसर बता दूंगा। अब यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमें पढ़ने हैं। अब सेंट्रल इकोनॉमी आपको पता आ गई कि वो जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री जहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन टेक्स प्लेस और ट्रेड टेक्स प्लेस, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। तो मोटा मोटा कंट्री को ही इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि कंट्री में ही प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और ट्रेड टेक्स प्लेस। तो अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको इकोनॉमी कहेंगे। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट का बेसिक्स ही यही है। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट
का बेसिक्स ही यही है। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में आपको फर्क समझ में आ गया। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है चॉइस प्रॉब्लम। चॉइस प्रॉब्लम से ही हम आगे जाके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब चॉइस प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन हम अल्टरनेटिव यूज जो होता है ना रिसोर्सेज का, हम एलपीजी